तीसरा जो एग्जांपल आप नोट करेंगे वो मकर लगन की कुंडली का नोट करेंगे। मकर लगन की कुंडली, इसमें जी। आप लिख लीजिए तीसरे घर में शनि राहु। तीसरे घर में शनि राहु और छठे घर में चंद्रमा लिख दीजिए आप। छठे घर में चंद्रमा होने चाहिए। नवे घर में लिख दीजिए आप केतु बृहस्पति और मंगल। नवे घर में केतु बृहस्पति और मंगल। और 10वें घर में लिख लीजिए सूर्य और बुध। इधर बैठ जाओ चाहे तो, इधर बैठ जाओ तो इसी हवा डायरेक्ट आएगी। तो 10वें घर में सूर्य और बुध। 11वें घर में लिख दीजिए शुक्र। 11वें घर में लिख लीजिए शुक्र। यहां पर जरा प्लेनेट की डिग्री भी लिख लीजिए, अभी काम करेगी थोड़ी। सूर्य की डिग्री लिख लीजिए 23 है, 23 डिग्री है। चंद्रमा 8 डिग्री का है। मंगल 6 डिग्री का है। 6 नहीं 7 डिग्री का कर दीजिए। मंगल 7 डिग्री का। बुध 8 डिग्री का है। बृहस्पति 6 डिग्री का है। शुक्र जो है 29 डिग्री का है। शनि 26 डिग्री का, 27 डिग्री का, सॉरी। शनि 27 डिग्री का है। राहु केतु 15 डिग्री के। राहु केतु 15 डिग्री के। ये क्या हो गया, D1 चार्ट हो गया। शनि सर, शनि। शनि है जो है शनि की 27 कितनी डिग्री। डिग्री सर? 27 27। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। नवमांश कुंडली लीजिएगा मिथुन लगन। नवमांश कुंडली लीजिएगा मिथुन लगन की। छठे भाव में राहु। सातवें भाव में बुध और चंद्रमा। नवे भाव में बृहस्पति और गुरु। बृहस्पति और मतलब। बृहस्पति और मंगल, सॉरी। कौन से नवे भाव में ना, बृहस्पति और मंगल। 10वें घर में लिख लीजिए शनि और शुक्र। शनि और शुक्र। और 12वें घर में लिख लीजिए सूर्य और केतु। ठीक है। 12वें घर में सूर्य और केतु देख लिया। D9 कुंडली के बाद D10 कुंडली लिखे। D10 कुंडली आप बना लीजिए मीन लगन की। मीन लगन कुंडली बना ली। दूसरे घर में लिखिए राहु और शुक्र। तीसरे घर में लिखिए सूर्य। चौथे घर में लिखिए बृहस्पति। पांचवें घर में लिखिए मंगल और शनि। छठे घर में लिखिए चंद्रमा। आठवें घर में केतु। 10वें भाव में बुध। चलिए, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, हमने इसीलिए आपको डिग्री भी दी है, कि इस व्यक्ति की एजुकेशन टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है। पहले तो ये डिसीजन लीजिए। सूत्र सबको पता है, क्या देखना है। पंचमेश का नक्षत्रपति कौन है? पंचमेश कौन है? शुक्र है ना। और शुक्र कहां पर बैठे हैं बताइए। 11th हाउस। हम्म? शुक्र बुध के वृश्चिक नक्षत्र में। राशि में। बुध तो के नक्षत्र में। शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं। कितने डिग्री के बैठे 29 हैं? डिग्री। 29 बुध डिग्री के के। नक्षत्र। 29 डिग्री। तो कौन सा बुध है, के किस नक्षत्र में। नक्षत्र में आ गई? बुध के नक्षत्र में। बुध की नक्षत्र में आ गए। वृश्चिक राशि में आपकी बुध के 16-40 नक्षत्र। से लेकर के 30 तक ज्येष्ठा नक्षत्र होता ही है। ज्येष्ठा नक्षत्र, हाँ। और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध हो गया। अब बुध जरा D1 चार्ट में देखिए और D10 चार्ट में देखिए आप जल्दी से। बुध D1 चार्ट में देखिए और D10 चार्ट में देखिए। बुध D1 चार्ट में सूर्य के बुध साथ बैठा हुआ है। और सेमी एक टेक्निकल।
हाँ, बुध सेमी टेक्निकल प्लैनेट खुद है, सूर्य के साथ बैठा है और एक नॉन टेक्निकल राशि में बैठा है। और बुध पर नॉन टेक्निकल। किसी भी तरीके से किसी भी प्लैनेट की कोई दृष्टि नहीं आ रही। आ रही है क्या? नहीं आ रही। नहीं आ रही। बुध की स्थिति जरा आप D9 में चेक कर लीजिए। बुध धनु राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, और D9 कुंडली में भी बुध पर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि है? शनि की दृष्टि। नहीं। 10वें भाव से शनि की दृष्टि है ना? जी। ठीक है, टेक्निकल हो रहा है। D10 में देखिए जरा। D10 में जो है, बुध कहां पे बैठे हैं? धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि में बैठे हैं, मंगल शनि की कोई दृष्टि नहीं है, और गुरु की दृष्टि है, और राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि है, और नॉन टेक्निकल राशि में बैठे हैं। ठीक, नॉन टेक्निकल राशि में बैठे हैं। अब यानी कि जो एजुकेशन है वो आपको क्या दिख रही है? थोड़ा बहुत टेक्निकल की तरफ जा रही है, लेकिन ओवरऑल कैसी हो रही है? नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल, एकदम सही। अब जरा गुरु की दशा इन पे स्टार्ट हुई। अब गुरु की जरा एनालिसिस करिए आप। गुरु किसके साथ बैठे हैं D1 चार्ट में? मंगल और केतु के साथ। मंगल और केतु के साथ, दोनों टेक्निकल प्लैनेट हो गए। जी। जी। दोनों टेक्निकल प्लैनेट हो गए, और बाकी जो रही कई कसर है, राहु शनि ने सामने से पूरी कर दी। 7वीं दृष्टि से शनि ने सामने से पूरी कर दी। अब तो कोई सारे टेक्निकल प्लैनेट चलने वाली दशा को तो देख ही रहे हैं। सारे टेक्निकल प्लैनेट चलने वाली दशा को तो देख ही रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? जी। ठीक है, D10 में आ जाइए। D10 में गुरु जो है सेमी टेक्निकल राशि में बैठे हैं। ये कुछ और कहानी बता रहे हैं, बताते हैं अभी। तो इस व्यक्ति ने ना अपनी एजुकेशन टेक्निकल क्षेत्र में IIT में सेलेक्ट हुआ। IIT में, IIT में सेलेक्ट करके उसने वहां से B.Tech कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद वो सिविल सर्विस में आ गया। तो लास्ट निर्णय किससे लिया जाएगा, D10 से कि D1 से? B10 से। तो इसको जॉब जो करनी है वो कैसी करनी है, नॉन टेक्निकल की टेक्निकल? नॉन टेक्निकल। हम्म, लेकिन इसने एजुकेशन किस में ले ली? टेक्निकल में। टेक्निकल में। और उसकी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? बृहस्पति के गुरु के पास, पास। गुरु के हाँ। पास। क्योंकि गुरु बहुत ज्यादा टेक्निकली प्लेनेट से घिर गए, और गुरु खुद ही सेमी टेक्निकल राशि में बैठे, है ना? सेमी टेक्निकल राशि में बैठे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसने IIT से पढ़ाई करी, और उसके बाद फिर गुरु ने अपना आगे का रूप दिखाया। और गुरु ने आगे का रूप ये दिखाया कि उसने D10 को एक्टिवेट किया। अब D10 जैसी जब एक्टिवेट होगा तो इसकी जो जॉब है, जो वो तो सारी नॉन टेक्निकल में चलने वाली है, क्योंकि जो इसके बुध है वो तो नॉन टेक्निकल में है, नॉन टेक्निकल राशि में भी है, और नॉन टेक्निकल प्लैनेट के द्वारा देखे भी जा रहे हैं। बल्कि हम ये कहें कि बुध जिस राशि में है वो राशि लॉर्ड उसको देख रहा है। केंद्र का बृहस्पति दशमेश हो करके 10वें भाव को देख रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई ना। केंद्र में बृहस्पति दशमेश बन के, लग्नेश बन करके 10वें भाव को अगर प्रभावित कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी ना। ठीक है, अब जरा यहां देखिए, आते हैं जरा इसके IAS बनने के योग हैं कि नहीं। IAS बनने के योग क्या है कि पहले 6 और 10 का संबंध आपस में है। तो पहला कौन है? पहला शनि, 6 कौन है? बुध, और 10वां कौन है? शुक्र। तो शनि बुध और शुक्र का संबंध पहले देखिए मिला। शनि बुध और शुक्र का संबंध मिला। शनि सर बुध के नक्षत्र में हो गया।
शनि बुध के, हाँ नक्षत्र से भी देख लीजिए आप लोग, इसलिए बता दिया। शनि जो है 26 डिग्री के मीन राशि में बैठे, जो कि बुध की नक्षत्र में आएंगे शायद, जो कि बुध की नक्षत्र में एकदम कन्फर्म। शनि बुध की नक्षत्र में आ गए तो शनि बुध का संबंध बना। अब जरा शुक्र भी बुध भी पहले देख लीजिए। बुध बुध जो है 7 डिग्री के हैं, तुला राशि में बैठे। तो बुध 7 डिग्री तुला राशि में बैठे हैं, तो बुध का तो कोई कनेक्शन हमें नहीं दिखता। राहु के साथ है, राहु के नक्षत्र में, और राहु जो है खुद शनि के साथ है। देखिए बुध तुला राशि में है ना, कितने डिग्री के हैं? 8 डिग्री के हैं। तो 8 डिग्री तुला राशि में कहां पर आएगी? स्वाति नक्षत्र में आएगी। और स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड कौन हो जाएगा? राहु। राहु जो है खुद शनि के साथ आ गए, नक्षत्र का संबंध हो रहा है। शुक्र का जरा देखिए, शुक्र का, शुक्र डायरेक्टली तो कुछ नहीं कनेक्ट हो रहे। जरा शुक्र की भी नक्षत्र हम लोग चेक कर ले। शुक्र गुरु के 29 नक्षत्र डिग्री में। के वृश्चिक राशि में गुरु के बैठे, तो वृश्चिक राशि में 29 डिग्री में आ जाएगा, बुध की नक्षत्र में देख लीजिए। तो ये नक्षत्र लेवल पे बहुत भयंकर कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बल्कि हम ये कहते हैं कि शनि और शुक्र दोनों एक ही ग्रह की नक्षत्र में बैठे, एक नक्षत्र में नहीं है, एक ही ग्रह की नक्षत्र में है। शनि भी बुध की नक्षत्र में है और शुक्र भी बुध की नक्षत्र में है। ठीक है, और बुध खुद राहु की नक्षत्र में बैठा है, और राहु खुद कनेक्शन ले रहा है उससे, नहीं ले रहा है क्या? यहां तो बहुत जी। अच्छा संबंध आपस में बन गया। अब ये जो संबंध बना, वो तीसरा भाव भी देखिए। पहले तो ये खुद सारे प्लेनेट तीसरे में चले गए, शनि खुद ही तीसरे में चले गए लगने से, राहु भी वहीं चले गए। अब यहां और देखिए, जो क्या नाम है, तीसरे हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है? जुपिटर। बृहस्पति। बृहस्पति और लग्नेश का संबंध बना कि नहीं बना? बृहस्पति और लग्नेश का संबंध बना कि नहीं बना? एक दूसरे को देख रहे हैं। जी नहीं दिख रहा है? देख रहे हैं। बन गया सर। देखिए, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं ना। और बृहस्पति किस राशि में बैठे? कन्या राशि में बैठे हैं। कन्या राशि में कितने डिग्री के बैठे? 5 डिग्री 26 मिनट के बैठे हैं। तो ये बृहस्पति जो है खुद जो है सूर्य की नक्षत्र में बैठे हैं। बृहस्पति खुद सूर्य की नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य कहां चले गए देखिए? 10वें भाव में। 10वें भाव में। सूर्य कहां चले गए? 10वें भाव में। किसके साथ चले गए? बुध के साथ। तो नक्षत्र लेवल पे बहुत डोमिनेंट कनेक्शन आया कि नहीं आया? जी। D1 चार्ट ने तो ओके कर दिया। दूसरा सूत्र D1 में और लगा लीजिए, बृहस्पति और सूर्य का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। देखना क्या है, देख लीजिए आप खुद ही। बृहस्पति सूर्य की नक्षत्र में ही है ना। बृहस्पति जी। किसके नक्षत्र में है? सूर्य की नक्षत्र में। सूर्य। सूर्य की नक्षत्र में है बृहस्पति, सूर्य की नक्षत्र में है। और सुनिए, सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में है। क्यों? क्योंकि सूर्य किस राशि में बैठे हैं देखिए? तुला राशि में ना। सूर्य किस राशि में बैठे हैं? तुला राशि। तुला राशि। आप कितने बृहस्पति डिग्री के? कितने 23 डिग्री डिग्री। के हैं? 23 23। 23 डिग्री। तो तुला राशि गुरु का में नक्षत्र। 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में विशाखा नक्षत्र आती है, जो गुरु कि का बृहस्पति नक्षत्र। की नक्षत्र है। तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ही एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ गए। तो यहां तो बहुत स्ट्रांग कनेक्शन हो गया सूर्य बुध का। क्या शनि का भी कनेक्शन हो रहा है? एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। क्या वहां शनि का भी कनेक्शन हो रहा है प्लेनेट लेवल पर या नक्षत्र लेवल पर? बताइए, शनि किसके नक्षत्र में? बुध। बुध के नक्षत्र में शनि। बुध बैठे हैं आपके 10वें भाव में, और शनि बृहस्पति एक दूसरे को देख रहे हैं। क्लियर? तो यहां भी यानी कि प्लेनेट में भी आपस में कनेक्शन हो गया। चलिए, अमात्य कारक प्लेनेट बताइए कौन है? अमात्य कारक, अमात्य कारक प्लेनेट कौन है यहाँ पे आपको दिख रहा है? शनि। शनि। शनि।
अब शनि अमात्य कारक है थर्ड और शनि ऑप्शन दे। बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और शनि खुद ही जो है सबको प्रभावित कर रहे हैं, तो अमात्य कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और मैंने आपको क्या लिखवाया कि अमात्य कारक अगर तीसरे भाव में या कहां चले जाएं, बताया था ना अमात्य कारक की स्थिति क्या बताई थी। यदि अमात्य कारक प्लेनेट कहां आ जाए, नहीं बताया था क्या, तीसरे या 11वें भाव में आ जाए तो बहुत व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी स्थितियों को पार करके वो बहुत बड़े पद पर जाता अपने सेवा काल में। बताया था नहीं बताया थी बात। जी। तो यहां देखिए जो अमात्य कारक प्लेनेट है वो किस राशि वो किस भाव में चला गया, तीसरे भाव में, और उसने खुद ही कनेक्शन बना दिया। तो लगन कुंडली तो एकदम ओके हो गई ना। ये बात बता रही कि नहीं बता रही कि इसका आईएएस बनने का योग है। जरा D9 कुंडली में यही सेम सब चेक करिए आप। D9 कुंडली में देखिए लग्नेश कौन है, बुध। 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 छठे का लॉर्ड कौन है, मंगल। 10वें का लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। तो चलिए देखिए मंगल और बुध का कोई कनेक्शन दिखा, मंगल और बुध का कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं तो। नहीं। मंगल बुध का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। मंगल और गुरु का कनेक्शन दिख रहा है, साथ में। 9वें भाव में बैठे हैं, जी। 9वें भाव में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं। हम्म। ठीक है, तो यहां पे देखिए मंगल और गुरु का कनेक्शन है और तीसरे भाव का स्वामी सूर्य हो गया। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य जो कि 10वें में चला गया है, 12वें में चला गया है, लेकिन उस पर मंगल की दृष्टि है चौथी। उस पर मंगल की चौथी दृष्टि दिख रही नहीं दिख रही आपको, जी। है? दिख रही है। है। तो कुल मिला के स्थितियां तो ठीक आ रही हैं। और मंगल, लेकिन देखिए लग्नेश और गुरु का तो कनेक्शन नहीं है, लेकिन गुरु जो है वो आपकी 5वीं दृष्टि से लगन को देख भी रहा है। 5वीं दृष्टि से लगन को नहीं देख रहा है क्या, जी। ये भी अच्छी स्थिति है। अब प्लेनेट को देखिए सूर्य गुरु का कनेक्शन है क्या, सूर्य गुरु का कनेक्शन अभी तो बताया, सूर्य गुरु के नक्षत्र में, गुरु सूर्य के नक्षत्र में। वो तो आपको पहले ही समझ में आ गया, यहां भी दिख ही रहा आपको। चलिए तो D9 चार्ट भी थोड़ा बहुत हिंट कर रही है। अब जरा D10 चार्ट पर आ जाइए। अच्छा जो अमात्य कारक प्लेनेट शनि है वो देखिए D9 चार्ट में कहां पर है? जो अमात्य कारक प्लेनेट दसम। शनि है वो कहां पर है? दसम भाव में। 10वें भाव में, 10वें भाव में है वो। D10 चार्ट में लगाइए, D10 चार्ट में, D10 चार्ट में आप लोग खुद ही बताइए क्या है कनेक्शन। बताइए कोई बताए D10 चार्ट में कनेक्शन, चलिए बताइए मुकेश जी आप ही बताइए। D10 चार्ट में हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन कौन सा भाव देखना है? 1 से 10 देखना चल। बृहस्पति सूर्य तो आगे पीछे है इसमें। क्या? बृहस्पति और सूर्य। हाँ, तो बृहस्पति सूर्य का कनेक्शन तो आपने नक्षत्र लेवल से कर लिया ना। हाँ, नक्षत्र लेवल से हो गया सर ये तो। इससे तो हाँ, कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए पहले और छठे का कनेक्शन तो नक्षत्र लेवल से है, वो तो बहुत प्रबल हम्म। कनेक्शन हो गया ना, नहीं हो गया? हम्म। जी। क्योंकि जब नक्षत्र लेवल पे बन गया तो सारे डिविजनल चार्ट पे तो बन ही जाएगा वो तो ना। और साथ जी। में D10 चार्ट में वो लग्नेश और षष्ठेश भी हो गए, नहीं हो गए? नहीं, लग्नेश जी। दशमेश और षष्ठेश हो गए, हाँ। लग्नेश दशमेश और षष्ठेश हो गए। ये तो बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर सूर्य बृहस्पति शनि का कोई कनेक्शन हो रहा है, शनि का कोई कनेक्शन? सूर्य पर दृष्टि जा रही है शनि की। सूर्य पे दृष्टि जा रही है शनि की, ये तो अच्छी बात है। तो यानी दशमांश कुंडली भी बता रही है कि नहीं बता रही है? अब इसका जी। जो भी सारा काम इसको अचीवमेंट मिला वो बृहस्पति की दशा में मिला। बृहस्पति की दशा
जब बृहस्पति की दशा शुरुआत में स्टार्ट हुई तो इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। तो क्या बृहस्पति बताता है कि सिलेक्शन क्या? देखिए जरा, बृहस्पति तो वैसे भी सूर्य गुरु आपस में जो है क्या करे हैं, हाउस एक्सचेंज किए, कनेक्टेड है। हाउस एक्सचेंज किए हुए हैं। ठीक है। अब गुरु की अगर आप स्थिति देखिए, गुरु 9वें भाव में बैठ के उच्च शिक्षा की जानकारी देते हैं। गुरु 9वें भाव में बैठ करके उच्च शिक्षा की जानकारी देते हैं। और गुरु जो है यहां पर, गुरु सूर्य की नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब सूर्य गुरु नक्षत्र में, तो व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है D1 चार्ट में अगर आप देखें तो गुरु बुध की नक्षत्र में बैठे हैं, राशि में बैठे हैं, और बुध इनके सस्टेश हैं। तो कोई भी प्लेनेट जिस प्लेनेट के साथ होगा, जिस भाव में होगा, जिस राशि में होगा, उसका फल तो अवश्य करवाएगा, वो उसका फल अवश्य करवाएगा, नहीं करवाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे बृहस्पति की दृष्टि, ऐसे बृहस्पति की दृष्टि कहां पर आ रही है? पंचम भाव पर आ रही है। तो बृहस्पति की पंचम भाव पे दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि विवेक का प्रयोग अच्छी जगह करवाना। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति 11वें हाउस के लॉर्ड के साथ 9वें भाव में बैठे हैं। बृहस्पति किसके साथ? 11th हाउस के लॉर्ड के साथ। एक तो 11th हाउस क्या बताता है? फुलफिलनेस ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति दिखाता है। तो इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति तो कन्फर्म होनी ही है। इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति तो होनी ही, नहीं होनी? तो जी। बृहस्पति की दशा इसके लिए जादू वाला काम करती है। क्या काम करती है? जादू का काम करती है। और जो तो सूर्य सस्टेश है वो 10वें भाव में बैठे हैं। सस्टेश का 10वें भाव में जाना बताता है कि व्यक्ति को कंपटीशन में विजय प्राप्ति, क्योंकि 10वां भाव विजय प्राप्ति का भी होता है। और सस्टेश अगर 10वें भाव में जाता है तो वैसे भी वो यहां पर इंडिकेट कर देता है कि भाई जो है विजय प्राप्ति तो होगी होगी यहां पर भी। तो ये चीजें यहां पर भी और बढ़िया तरह से बता देता है। और दशमांश कुंडली अगर आप देखते हैं तो सारी रही सही कसर पूरी हो जाती है। दशमांश कुंडली अगर आप देखें तो गुरु और सूर्य का नक्षत्र लेवल पे जो कनेक्शन है, दशमांश कुंडली में वही सूर्य आपके सस्टेश बन चुके हैं, नहीं बन चुके? और ऐसे गुरु की दृष्टि 10वें भाव पे जा रही है। ऐसे गुरु की दृष्टि कहां पे जा रही है? 10वें भाव पे जा रही है। तो ये बहुत एक प्रबल कनेक्शन यहां पे दिखाने की कोशिश करता है, प्रबल कनेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। और जब ये आईएस बने तो उस वक्त इनमें गुरु में बुध की अंतर्दशा थी, गुरु में बुध की अंतर्दशा थी। तो D1 चार्ट में बुध कौन है? हाँ, सस्टेश और भाग्य सर। सस्टेश और भाग्येश बैठे कहां पर है? 10वें भाव में। 10वें भाव में। कुछ बोलने की जरूरत है किसी को? नहीं अपने आप में सारी कहानी हो गई। और जो रही सही कसर है, जरा दशमांश में देख लीजिए बुध की स्थिति कहां पर है। दशमांश में बुध की स्थिति कहां है? 10वें भाव में ही। 10वें भाव में, 10वें भाव में है। और बुध यहाँ पे चतुर्थेश और सप्तमेश भी है। उच्च पद प्राप्ति। अब आइए, इससे बड़ा तो पद नहीं है ना हमारे यहाँ। सूर्य भी सर पुष्कर नवमांश में चला गया इसका। हाँ, सूर्य पुष्कर पुष्कर नवमांश में, नवमांश में। पुष्कर हाँ। नवमांश में है। वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, लेकिन इतने ज्यादा प्रबल योग मिले तो आदमी ने दो दो बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पार किया। आईटी अपने सर आप में इसमें बहुत बड़ी परीक्षा है, उसके बाद आईएएस की भी परीक्षा है। और सबसे सर ये इंपॉर्टेंट पुष्कर बात यह है कि इसको सही समय पे सही दशा मिल गई। अगर सही समय पे सही दशा ना मिलती तो कुंडली का फिर योग ना हो पाता। क्या बोल रहे हैं? सर जो नीच का ग्रह पुष्कर नवमांश में चला गया तो फिर उतना नीच नहीं रह जाएगा वो। क्या क्या नीच का क्या? नीच का कोई प्लेनेट अगर पुष्कर नवमांश में चला गया। नीचता खत्म हो जाएगी, उसका कारकत्व तो बढ़ जाएगा ना। सूर्य का प्लेनेट है, नीच का हो गया,
लेकिन वो बृहस्पति की नक्षत्र में, एक तो पहली बात बृहस्पति की नक्षत्र में है, और साथ में क्या हो गया, बृहस्पति की नक्षत्र में हो गया, और साथ में वहां पे देख लीजिए आप, असलियत क्या है वहां पे, जो क्या बोले थे, बृहस्पति की नक्षत्र में है और पुष्कर नौमांश में है, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति नहीं आती। ठीक है, क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? इस प्रकार से देखा जाएगा। तो तो ये हो गया आईएएस की कुंडली का योग। समझ में आया सबको? आईएएस कुंडली का योग, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, तीनों ही आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। किसी कोई डाउट है? सबको क्लियर हो गया ना? जी सर, कुंडली पे लगा के देखेंगे सर। तो ये क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को ना? ये जहां तक कोई किसी को हमें लगता है डाउट तो नहीं होना चाहिए, कि है कोई डाउट यहाँ तक? कैमरा ऑन करिए सब लोग पहले अपना। नहीं है सर, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सीए की। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट, क्या एक इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप बिजनेस की बात करते हैं या इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो सीए अपने आप में बहुत बड़ी औकात रखता है। तो सीए जो कि पैसे से ही हमेशा खेलता है, करोड़, लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे उस हेरा फेरी करना, या मतलब मैनेज करना, ये सब काम तो सीए का ही है ना सारा। तो सीए बनने के क्या योग होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, हेडिंग लगा लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनका बड़ा सपना होता है कि सीए बने। ठीक है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में अच्छा नहीं होगा, तो वो फिर कंपनी ज्यादा रन नहीं कर पाती। तो जानते ही सारी बातें तो आप लोग। अब अगर हम लोग इसको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीए है, जो सीए होगा, उसके लिए क्या क्या योग होने चाहिए, सीए के क्या क्या योग होने चाहिए? तो सीए का सबसे बड़ा मतलब क्या है? धन से है ना। सीए का सबसे बड़ा मतलब किससे? पैसे से है। और पैसे का मुख्य भाव कौन सा है? ये सब लोग कैमरा अपना ऑन कर ले भाई, तो कैमरा ऑन कर ले सब लोग। पैसे का मुख्य भाव कौन सा है? दूसरा। पैसे का मुख्य भाव हाँ, दूसरा हो गया। उसके बाद उसको कानूनी दांव पेच सारे आने चाहिए, क्योंकि सीए है, अब पूरी कंपनी का फंड मैनेज करना है, तो सारे उसको कानूनी दांव पेच आने चाहिए। तो कानून मुकदमे का भाव कौन सा हो गया? छठा। तो दूसरा भाव, छठा भाव। छठा भाव। और भाई कर्म स्थान देख रहे हैं तो 10वां भाव तो होगा ही होगा, 10वां भाव होगा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये करता क्या है? ये जो है, कंपनी के जो सीईओ होते हैं, कंपनी के जो हेड होते हैं, उनको क्या देता है? सलाह, एडवाइस। तो एडवाइस देने का कौन सा भाव हो गया? पंचम हाउस गुरु जी, 5th हाउस। पांचवा, हम्म। पांचवा भाव। और करता क्या है ये? कंपनी के बहुत बड़े बड़े टैक्स को बचा लेता है ना, टैक्स राजस्व की वसूली कराता है। कैसे करवाता है? कैसे करवाता है? इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन। का, इन्वेस्टमेंट करा के। तो इन्वेस्टमेंट का हाउस कौन सा हो गया? 12वां। यानी ये मेन हाउस हो गए इनके, दूसरा, पांचवा, छठा, 10वां और 12वां। कुछ लोग कहते हैं कि टैक्सेशन 8वें भाव से भी आता है। आता है, टैक्सेशन का अर्थ 8वें भाव से होता है, लेकिन वो जो टैक्सेशन होता है, वो सीधा का सीधा एक आप पे पेनाल्टी लगने वाली बात होती है। क्या बात होती है? पेनाल्टी लगने वाली, मतलब उस टैक्स को आप पेनाल्टी के रूप में जो दे रहे हैं, क्योंकि 8वां भाव है ना। 12वां भाव क्या? इन्वेस्टमेंट का है, तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही आपके टैक्स को बचा लेगा। तो 12वां भाव ज्यादा अच्छा है 8वें भाव के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे आपको कुंडलियां देंगे,
जो हम यहाँ गुरुजी सूत्र पढ़ रहे हैं वो उसमें 12वां भाव लेंगे, 8वां भाव नहीं लेंगे। हाँ बोलिए। गुरुजी इधर थर्ड हाउस नहीं आएगा? थर्ड हाउस लिखा पढ़ी का है। थर्ड हाउस का काम जो होता है तो ना, अकाउंटेंसी का है, अकाउंटेंसी, क्लर्क, क्लर्कियल जॉब। जो सीए होगा वो उसके अंडर में खुद ही बहुत सारे अकाउंटेंट होंगे। जो सीए होगा उसके अंदर बहुत सारे खुद ही अकाउंटेंट होंगे। अकाउंट तो नहीं देखेगा ना सीए, सी देखता है, अकाउंट देखता है, लेकिन वो छोटे छोटे लेवल की बात है ना, क्योंकि मेन सीए तो एक बड़ी पोस्ट होती है। तो इसके अंदर ये हाउस चलेंगे, दूसरा हाउस, पांचवा हाउस, छठा हाउस, 10वां भाव और 12वां भाव। ठीक है। अब अगर ग्रहों की बात करी जाए तो ग्रह कौन से होंगे? बुध। ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा, या गुरु भी हो बुध। सकता है। हाँ, बुध और गुरु भी हो सकता है। ठीक है। इसके लिए मुख्य जो ग्रह है वो मुख्य बृहस्पति भी है और बुध भी है। ठीक है। गुरु धन तथा परामर्श का नैसर्गिक ग्रह है ना। धन का और परामर्श का नैसर्गिक ग्रह बुध बृहस्पति है। तो ऐसे व्यक्ति को परामर्श ही तो देना है, और धन से रिलेटेड परामर्श देना है, तो बृहस्पति तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और चूंकि इसको अकाउंट भी संभालना है, हिसाब किताब संभालना है, इसलिए वहां बुध हो गया, इसलिए वहां पर उसका बुध हो गया। और छठे भाव को भी गवर्न करना है, बात से समझा करके, तो वो भी यानी मुकदमेबाजी में भी वहां पर भी बुध ही चलेगा। तो बुध और बृहस्पति का यहाँ पे आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आप लोग बोलते भी हैं, समझते कि कैसे परेशानियों से दूर रहे। परेशानियों से दूर करवा कौन सकता है? पापी ग्रह। पापी ग्रह परेशानियों से दूर करवा सकते हैं। बुध ने छठे घर में अगर कोई पापी ग्रह है तो वो मुकदमे से आपको मतलब परेशानियों से निकाल लाएंगे, क्योंकि जो शुभ ग्रह वो तो फंसा भी सकते हैं, वो फंस जाएगा बेचारा सीधा साधा। तो पापी ग्रह जो होते हैं, ये मुश्किलों से कैसे दूर रहा जाए, इसके लिए हमें पापी ग्रह की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मंगल और शनि का प्रभाव होना चाहिए। इसलिए मंगल और शनि का भी प्रभाव यहां पर बताया गया है। ठीक है। अक्सर बहुत सारी ऐसी कुंडली में देखा गया कि जो बहुत सफल सीए रहे हैं, जो बहुत सफल सीए रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, मंगल का संबंध दूसरे या दूसरे भाव के स्वामी तथा शनि के साथ पाया जाता है। जो सक्सेसफुल सीए हैं वहां पर मंगल का संबंध या तो सेकंड भाव से हो, या सेकंड भाव के लॉर्ड से हो, या शनि से हो, या शनि से हो। तो ये बहुत सक्सेसफुल सीए रहे लोग। ठीक है। तो हाउस कौन कौन से सबको समझ में आ गए? कौन कौन से हाउस हो गए? 2, 5, 6, 10, 12। 2, 5, 6, 10, 12। प्लेनेट कौन सा हो गया? बेसिक प्लेनेट कौन है? मुख्य प्लेनेट बुध और गुरु। बुध और मरकरी, गुरु, जुपिटर। मरकरी, जुपिटर। और बहुत सक्सेसफुल होने के लिए कौन प्लेनेट आएंगे जो सब परेशानियों से बचा सके? मंगल और मंगल। मंगल। मंगल और सेकंड हाउस लॉर्ड और शनि। हाँ, मंगल और शनि। और मंगल का कनेक्शन या तो शनि से हो, या तो सेकंड भाव से हो, या सेकंड भाव के लॉर्ड से हो। ठीक है। जी। जितना ज्यादा कनेक्शन रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन छूट गया? अमात्य कारक। बुध। अमात्य कारक बुध तो आपने बता ही दिया ना। अमात्य कारक के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो आपको अमात्य कारक तो लेना ही पड़ेगा। तो अमात्य कारक ग्रह हमें व्यवसाय की दिशा बताएंगे। अगर अमात्य कारक का संबंध दूसरे भाव या भावेश से होता है तो ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने काम में बड़ा दक्ष होता है। अगर अमात्य कारक ग्रह का संबंध दूसरे भाव या भावेश से हो
तो ऐसा सीए अपने काम में बहुत दक्ष होगा। ठीक है। अब अमात्य कारक प्लेनेट अगर कौन हो जाए, बुध हो जाए, तो ऐसे को ऑडिट में और अकाउंट में महारत हासिल होगी। ऑडिट ऑडिट में और अकाउंट में महारत हासिल होगी। और अगर अमात्य कारक प्लेनेट मंगल या शनि हो, अगर अमात्य कारक प्लेनेट मंगल या शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति को टैक्स बचाने में माहिर माहिर होगा, टैक्स बचा लेगा आपका, टैक्स बचाने में माहिर होगा। जैसे सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स टैक्स, तो सब जीएसटी हो गया, अब तो सब जीएसटी हो टैक्स गया। बचवाने में या अपना बचाने में? बचवाने में ना, यहाँ तो सीए की अरे, बात होगी ना। अब तो सीए की बात कर रहे हैं, तो जो मंगल और शनि होगा, हम्म, उसका जो प्लेनेट इंपॉर्टेंट होगा वो हम्म। दूसरों को वैसे हेल्प भी करेगा ना, तो बचवाने में वो दूसरों अपना। का टैक्स बचवाने में हेल्प करेगा। हाँ हाँ, एक्सपर्ट होगा मंगल और शनि, बल्कि उसको उसी तरफ काम भी करना चाहिए, है ना। अगर कोई एडवाइस लेता है कि भाई हम किस क्या करें, ऑडिट अकाउंट करें या सेविंग टैक्स करवाएं, तो प्लेनेट देख लीजिए कौन सा है। अगर मंगल या शनि है, तो ऐसा व्यक्ति टैक्स बचाने में कामयाब होता है, बल्कि ऐसा सीए टैक्स से रिलेटेड जो भी काम करेगा उसको सफलता भी प्राप्त हो। अगर सूर्य है तो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एडवाइजर हो जाए। अगर अमात्य कारक प्लेनेट सूर्य है तो कॉर्पोरेट एडवाइजर हो जाए। ठीक है। सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति या तो गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में सीए का काम करता है, यानी वो किसका फंड मैनेज करेगा, एमएनसी कंपनी का, अगर सूर्य है तो। और अगर सूर्य है तो गवर्नमेंट में भी जा सकता है ना, गवर्नमेंट में भी जा सकता है, आयकर विभाग में। और अगर बृहस्पति है तो बैंक या फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनीज होगी, उनके लिए काम करेगा, उनके लिए काम करता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? अमात्य कारक ग्रह का संबंध दूसरे पांचवें अमात्य कारक ग्रह का संबंध दूसरे पांचवें और 11वें भाव से संबंध होने से, दूसरे पांचवें और 11वें से संबंध होने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो भी वो काम कर रहा सीए, उसमें बहुत ज्यादा वो सफल होगा, उन्नति प्राप्त होगी उसको। अगर अमात्य कारक का संबंध दूसरे पांचवें या 11वें भाव से है या उनके स्वामियों से हो जाए, तो उसमें उसको उन्नति प्राप्त होगी। जितना ज्यादा संबंध होगा इनका आपस में, उतना ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। कब इनको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, किसी भी ग्रह की दशा हो, उसका संबंध छठे या 10वें या दोनों से हो, छठे या 10वें से हो, मतलब छठे में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, षष्ठेश के साथ बैठ जाए, दशमेश के साथ बैठ जाए, या षष्ठेश दशमेश खुद ही बन जाए, या षष्ठेश दशमेश इनकी नक्षत्र में बैठा हो, जैसा भी आप समझे। 6 और 10 और अमात्य कारक ग्रह की दशा में ये बहुत सफल होते हैं, ये बहुत सफल होते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तो पहली कुंडली लेते हैं मकर लगन की। मकर लगन कुंडली लीजिए इनकी।
बना लिया होगा। दूसरे भाव में शनि आ जाइए, चौथे भाव में बृहस्पति आ जाइए, पांचवें भाव में राहु आ जाइए, आठवें भाव में मंगल आ जाइए, नवें भाव में चंद्रमा आ जाइए, 11वें भाव में केतु शुक्र बुध, और 12वें भाव में सूर्य आ जाइए। ये D1 चार्ट हो गया। D9 चार्ट वृषभ राशि का बना लीजिए, वृषभ लगन का। D9 चार्ट वृषभ लगन का बनाइए। लगन में चंद्रमा डाल दीजिए, तीसरे भाव में सूर्य डाल दीजिए, पांचवें भाव में राहु डाल दीजिए, सातवें भाव में, सॉरी छठे भाव में बृहस्पति डाल दीजिए, सातवें भाव में शुक्र डाल दीजिए, आठवें भाव में शनि और मंगल, 10वें भाव में बुध, और 11वें भाव में केतु। D10 आ जाइए कुंभ लगन का। D10 आ जाइए कुंभ लगन का। कुंभ लगन में दूसरे भाव में डालिए सूर्य और बुध, तीसरे भाव में डालिए शनि और केतु, चौथे भाव में मंगल, नवें भाव में चंद्रमा और राहु, 10वें भाव में बृहस्पति, और 11वें भाव में शुक्र। जरा प्लेनेट की डिग्री भी लिख लीजिएगा। सूर्य लिख लीजिए 11 डिग्री का है, चंद्रमा लिख लीजिए 15 डिग्री का है, मंगल 29 डिग्री का है, बुध जो है वो 26 डिग्री का, सॉरी, बुध 26 डिग्री का है, बृहस्पति 23 डिग्री का है, शुक्र 15 डिग्री का है, शनि 7 डिग्री के हैं, राहु केतु 29 डिग्री के। चलिए लगाइए सूत्र। क्या क्या मैंने बताया? पहले, दूसरे, पांच, ये पहला नहीं, सॉरी, दूसरा, पांचवा, और कौन सा है? 10वां और 12वां ना, यही हाउस है ना? छठा भी है दूसरा, कि नहीं? पांचवा, छठा। छठा भी होगा, बिल्कुल। चलिए, तो पहले D1 चार्ट में देखिए, दूसरे भाव का लॉर्ड कौन है? सेटन वहीं बैठा है। शनि वहीं पर बैठे हैं। छठे भाव के लॉर्ड कौन है?
बुध, मरकरी। मरकरी, छठे भाव के लॉर्ड जो है वो मरकरी है, बुध है। ठीक है, खैर अब आइए, मरकरी हो गए छठे भाव के लॉर्ड, और छठा भाव कहां पर बैठा है? 11वें घर में बैठा है, वृश्चिक राशि में। ठीक है ना? तो बुध जो है वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। बुध अपने ही नक्षत्र में शायद बैठे होंगे। बुध कितने डिग्री के? 25-26 डिग्री के है ना? तो बुध वृश्चिक राशि में 26 डिग्री के जाएंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं। तो बुध भी यहां मजबूत हो रहे, अपनी अपनी नक्षत्र में जा रहे हैं। 10वें का लॉर्ड कौन है? वीनस के साथ बैठा है। वीनस और शुक्र एक साथ बैठ गए। वीनस और शुक्र एक फिफ्थ साथ लॉर्ड भी है। हैं? फिफ्थ लॉर्ड भी है, फिफ्थ लॉर्ड वीनस। हाँ, शुक्र जो पंचमेश भी है, यानी कि पंचमेश, षष्ठेश, दशमेश का संबंध हो रहा है, नहीं हो रहा है? और नोमेंस हो रहा है। नाइन्थ लॉर्ड भी है। हाँ, नाइन्थ लॉर्ड भी है। नाइन्थ का तो खैर हमें मतलब नहीं यहाँ पर। क्यों, कौन सा? पंचमेश, षष्ठेश और दशमेश का संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और द्वितीयेश की सब पर दृष्टि जा रही है। शनि की देखिए 10वीं दृष्टि जा रही है 11वें भाव पर, नहीं जा रही है क्या? जा रही है। ठीक है, जी। अब दूसरा देखिए, कौन सा प्लेनेट होना चाहिए? बुध और बृहस्पति का संबंध। बुध तो खैर आ गया, बुध तो आ गया ना यहाँ पर। बुध तो सबसे कनेक्ट हो ही गया, वो तो सब आपस में कनेक्ट हो गए। और बृहस्पति यहां पर आया कि नहीं आया? बृहस्पति दसम भाव से रिलेट तो कर रहा है। बृहस्पति दसम भाव से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है ना? बृहस्पति किससे रिलेट कर रहा है? दसम भाव से। तो दसम भाव से रिलेट करने के कारण, अच्छा दूसरा ये आप देखिए जरा यहाँ पे, जो बृहस्पति है, खैर यहाँ तो खैर मतलब नहीं है। बृहस्पति इसके नक्षत्र में है। सूर्य की नक्षत्र में होगा ना वो। बुध केतु शुक्र, केतु शुक्र सूर्य, सूर्य की नक्षत्र में होगा ना। सूर्य के 23 नक्षत्र में। डिग्री पे है तो 26, हाँ नहीं नहीं, शुक्र की नक्षत्र में, सॉरी। क्योंकि 10th 23 लॉर्ड है डिग्री, वो। नहीं नहीं, 23 डिग्री के है ना। तो गुरु 23 डिग्री के हैं और मेष राशि में बैठे हैं। तो गुरु 23 डिग्री के होकर के मेष राशि में बैठेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26:40 आती भरणी नक्षत्र। भरणी का स्वामी शुक्र हो गया, और शुक्र देख लीजिए कौन है, यानी गुरु का संबंध भी तो बन गया ना गुरु बुध के साथ, क्योंकि शुक्र जो खुद बुध के साथ है, तो बुध गुरु का संबंध बन गया। अब यहां पर मंगल और शनि की स्थिति देख लीजिए आप। मंगल और शनि आपस में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? आमने सामने है। और साथ में ये मंगल भी सारे प्लेनेट पर दृष्टि दे रहा है, चौथी नहीं दे रहा है। और शनि तो पहले ही जी। दृष्टि दे रहा था, शनि तो पहले ही दृष्टि दे रहा था, यानी परफेक्ट ये सूत्र लगा कि नहीं लगा? अब जरा देखिए, अमात्य कारक प्लेनेट बताइए कौन है इसमें? मरकरी है। मरकरी। अब आगे पूछना ही क्या, अमात्य कारक प्लेनेट कौन है? मरकरी है। मिल गया। और अब मरकरी तो सबसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, मरकरी तो सबसे ऑलरेडी कनेक्टेड है यहां पर। अब यही बात हम D9 में लगाते हैं। D9 में, D9 में देखिए, D9 में देख लीजिए, पहले तो देख लीजिए, शनि और मंगल यहां पे भी D9 में एक साथ हैं 8वें भाव में। मिल गए। ऐसे शनि मंगल की दृष्टि, मतलब शनि की दृष्टि तीसरे घर में जा रही है। ऐसे शनि की दृष्टि तीसरे घर में जा रही है जहां पर बुध भी बैठे हैं, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी बुध पर जा रही है। तो प्लेनेट तो यहां कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? बाकी यहां हाउस को कनेक्ट कर दीजिए। लग्नेश कौन है? शुक्र। लग्नेश शुक्र है, पंचमेश बुध है, षष्ठेश, षष्ठेश भी शुक्र हो गए,
दशमेश शनि हो गए और 12वें हाउस के लॉर्ड मंगल हो गए। तो यहां पे आप देखिए 12वें और 10वें का लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो गया। 12वें 10वें का लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो गया और पंचमेश खुद 10वें में चला गया। पंचमेश खुद 10वें में चला गया और द्वितीयेश भी 10वें में चला गया, क्योंकि द्वितीयेश और पंचमेश कौन बन रहा है? मरकरी, द्वितीय मरकरी है सेकंड लॉर्ड। हाँ, मरकरी है। और शनि की दृष्टि है सब पर। शनि कौन सा है? शनि दशमेश खुद है और मंगल के साथ है वो। तो कहीं ना कहीं 12वें से भी कनेक्शन आ गया। D10 चार्ट लगाइए, D10 चार्ट। तो पहले प्लेनेट को देखिए, मंगल, गुरु और बुध। पहले गुरु और बुध देखिए कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए हैं? अरे गुरु की 5वीं गुरु दृष्टि जा रही भाई बुध पर। हाँ। गुरु की 5वीं दृष्टि बुध पर जा रही है। मंगल का जी। साथ मिल गया गुरु को। मंगल का साथ मिल गया गुरु को। ठीक है। और खैर, शनि की तो कोई दृष्टि नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। खुद फिफ्थ लॉर्ड मरकरी है जो हाँ, अब सेकंड आइए में बैठा है। लग्नेश। लग्नेश शनि, लग्नेश शनि, पंचमेश बुध, पंचमेश बुध, षष्ठेश चंद्रमा, षष्ठेश चंद्रमा और दशमेश मंगल। तो दशमेश मंगल पर 10th भाव की दृष्टि। अरे दशमेश और एकादशेश तो यहाँ ऐसे कनेक्टेड है ना। दशमेश और एकादशेश तो ऐसे कनेक्टेड है ना, हम्म। क्योंकि दशमेश एकादशेश बृहस्पति और वो हो गया, मतलब वो हो गया। और शुक्र भी तो यहां पर आ गए, शुक्र भी आ गए। हम्म। ठीक है, शुक्र का तो बहुत बड़ा रोल नहीं, फिर भी आएंगे। तो यहां पर भी आपको कनेक्शन मिल गया। अब इनकी जो सारी चीजें हुई थी, इनकी जो सारी चीजें हुई, वो दशा है इनकी राहु में बुध। राहु में बुध। तो राहु देखिए कहां पर बैठा है? D1 चार्ट में देखिए राहु कहां बैठा है? पंचम भाव। पंचम भाव में बैठा है। किसके नक्षत्र में किसकी राशि में बैठा है? शुक्र। शुक्र। और उस सबकी दृष्टि भी है। और शुक्र अपने आप में यहां बड़ा बलवान है, क्योंकि वही तो सारा योग बना रहा है। वही तो सारा योग बना रहा है। शुक्र बुध के साथ है। शुक्र बुध के साथ हो गया, इसका मतलब व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाएगी। छठा भाव करेक्ट है। हमने क्या बताया, दशा किसकी होनी चाहिए? छठे भाव और 10वें भाव से संबंधित होनी चाहिए। तो छठे भाव से संबंधित राहु की दशा हो रही है नहीं हो रही, मुझे इतना बताइए भाई। छठे भाव का लॉर्ड बुध है, बुध राहु को देख रहा है, बुध राहु को देख रहा है। और राहु जिस घर में बैठा है, जिस राशि में, उसका लॉर्ड भी जो है यहाँ पे बुध के साथ है। और जो रही खई कसर है वो शुक्र ने पूरी कर ली। शुक्र भी तो आपका चला गया वहां पे 11वें घर में। तो जो बुध जो राहु की दशा है, वो आपकी किसको किसको कनेक्ट कर रही है? छठे और 10वें को कनेक्ट कर दिया उसने, दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया। इसलिए इनका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। समझ में आई बात नहीं आई है? हाँ। अब एक दूसरी कुंडली लिखेंगे, इसको आप लोग खुद ही यहां पे लगाएंगे। तुला लगन की कुंडली लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे तुला लगन का। लगन में गुरु और राहु लिख दीजिए। दूसरे भाव में शनि और मंगल लिख दीजिए। तीसरे भाव में बुध लिख दीजिए।
चतुर्थ भाव में आपने तीसरे भाव में बुध लिखा था ना, जी चौथे जी। भाव में सूर्य शुक्र, सूर्य और शुक्र, पांचवें भाव में चंद्रमा, सातवें भाव में केतु। ये D1 चार्ट हो गया। D9 चार्ट बनाइए मिथुन लगन का। D9 चार्ट मिथुन लगन का बनाया। जी सर जी। लगन में शुक्र डाल दीजिए, दूसरे भाव में केतु डाल दीजिए, तीसरे भाव में बुध डाल दीजिए, पांचवें भाव में चंद्रमा डाल दीजिए, सातवें भाव में गुरु, आठवें भाव में राहु, मंगल सूर्य और शनि 10वें भाव में। इसमें सर 10वें भाव में मंगल सूर्य शनि। D10 आ जाइए कर्क लगन का। D10 आइए कर्क लगन का। दूसरे भाव में केतु, बना लिया। कर्क लगन का D10 बनाया। दूसरे भाव में केतु, पांचवें भाव में सूर्य, पांचवें भाव में सूर्य लिख लिया ना, पांचवें भाव में। छठे भाव में गुरु, जी आठवें भाव में राहु और चंद्रमा, क्या क्या लिख लिया। आठवें भाव में क्या लिखा आपने, चंद्रमा राहु लिखा आठवें भाव में। जी। नवें भाव में शुक्र, नवें भाव में शुक्र, और 10वें भाव में यहां पर भी मंगल शनि बुध लिख लीजिए। मंगल शनि बुध 10वें भाव में। और प्लैनेट की डिग्री लिख दीजिए। प्लैनेट की डिग्री, सूर्य लिख लीजिए 8 डिग्री के हैं, चंद्रमा 0.12 यानी 0 डिग्री 12 मिनट के, मंगल 27 डिग्री के हैं, बुध 15 डिग्री के हैं, बृहस्पति 7 डिग्री के हैं, 7, और शुक्र जो है 9 डिग्री के हैं, शनि 28 डिग्री के हैं, राहु और केतु 13 डिग्री के। इसमें आप लोग सूत्र लगाएंगे यही सीए वाला, और कल हमको बताएंगे कि लग रहा है कि नहीं। पहले लगा लीजिएगा, भाव मैंने आपको बता दिए हैं, और वही सेम बात यहां पर भी आपको देखनी है। सेम बात यहां पर भी देखनी है आपको। इनकी जो है, इनका जो सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो इनको मिला है डिग्री, वो गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा में मिला है। गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा। ये आप खुद ही देखेंगे कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। इसका आंसर आप मुझे कल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।